नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में लॉन्ग क्वेश्चंस पर बात करेंगे, निबंधात्मक प्रश्नों पर बात करेंगे, अंत तक बने रहना। दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न है, बड़ा हो सकता है, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपको बने रहना है। बिल्कुल दोस्तों बेकरार आपको समझ में आएगा और दोस्तों आप अच्छा परफॉर्मेंस क्लास में एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों गारंटी और काफ़ी हद तक 25% तक तो आपको इसी क्लास में, इसी वीडियोस में अभी का अभी याद हो जाएगा। ये क्लास दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर 25% तक याद हो सकता है। और साथ ही साथ में अगर आप इस क्लास को रिवाइज करते हो तो कुछ परसेंट ज़्यादा भी याद हो सकता है और अच्छे अंकों के साथ में आप अपना एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करता है बिना देरी किए हुए। देखिए तो दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर हम आ चुके हैं आप सभी के सामने। निबंधात्मक प्रश्नों में से एक सवाल मैंने सेलेक्ट करके रखा है कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। तो दोस्तों उस सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज की क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना में सिक्कों के अध्ययन का क्या महत्व है? जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना में सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या महत्व दिखाई देता है, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए, सवाल तो समझ गए होंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना में सिक्कों का महत्व क्या है। तो दोस्तों, महत्व आखिर है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर हमें सिक्के मिले तो हमें सिक्के मिलने से क्या क्या फायदा हुआ और कितनी जानकारियां प्राप्त हुई, कितना कितना हमें ज्ञान मिला, कितने कितने हम ये कह सकते हैं कि कितने राज्य में कितना हम कहेंगे कि क्षेत्र फैला हुआ था, उस राज्य का में राज्य राजा का अधिकार था। देखिए, जो तथ्य लिखित सामग्रियों में नहीं मिलते, साहित्यिक साक्ष्य जहां हार मान लेते हैं, वहां अन्य स्रोत घुटने टेक देते हैं, वहां मुद्रा शास्त्र हमारी सहायता के लिए तैयार है। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो तथ्य, जो सामग्री लिखित सामग्रियों में नहीं मिलती है, जो तथ्य, जो प्रमाण लिखित में नहीं मिलता है, साहित्य साक्ष्य हार मान लेते हैं। दोस्तों, साहित्य साक्ष्य तो मिलता ही नहीं है, बिल्कुल हार मान लेते हैं। और जो अन्य स्रोत मिलते हैं, जैसे कि मटके वगैरह है, या फिर हल वगैरह है, या फिर किसी अन्य जैसे कि मकान वगैरह है, इस प्रकार के अन्य जो स्रोत होते हैं वो तो घुटने टेक देते हैं, मिलता ही नहीं है। वहां पर हमें मुद्रा शास्त्र, हमारी मुद्रा शास्त्र का अर्थ हुआ दोस्तों रुपए पैसे, सिक्कों की बात हो रही है। जो सिक्के होते हैं वो हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है। इस प्रमाण ने अनेक रहस्यमय घटनाओं का पता लगाकर इतिहास की टूटी श्रृंखलाओं में जोड़ा है। दोस्तों, इस जो सिक्के हैं तो सिक्कों के प्रमाण ने अनेक रहस्यमय घटनाओं का पता लगाकर इतिहास की टूटी श्रृंखलाओं को जोड़ा है। किसी समय विशेष की इतिहास की जानकारी के लिए, दोस्तों किसी समय विशेष की इतिहास की जानकारी के लिए सिक्के विशेष योगदान देते हैं। अन्य स्रोतों के इतिहास को जो कुछ तथ्य मिलते हैं, अन्य स्रोतों के इतिहास को जो भी कुछ तथ्य मिलते हैं, उसकी पुष्टि मुद्राओं से होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इतिहास के निरंतर प्रवाह में, दोस्तों इतना ही नहीं, इतिहास के निरंतर प्रवाह में ऐसे कई काल है जिसके अंश में जानकारी केवल मुद्राओं से मिलती है। आज तक इतने अनेक सारे प्रमाण मिले हैं, अनेक सारे नगर मिले हैं जहां पर कुछ और नहीं मिला, लेकिन सिक्के तो जरूर मिले हैं और वहां से अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इससे अगले पॉइंट की ओर। संक्षिप्त में मुद्राओं का महत्व निम्न प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए, ऐतिहासिक ज्ञान कराने में मुद्राओं का महत्व, जैसे जैसे मुद्राएं हमें मिलती है तो हमें ऐतिहासिक ज्ञान कराती है। तो ऐतिहासिक ज्ञान कराने में मुद्राओं का महत्व पॉइंट बन गया। मुद्राओं के ऊपर, मुद्राओं को डालने के समय के राजा का नाम, जो मुद्रा होती थी तो उस मुद्राओं के ऊपर मुद्रा कब डाली गई है, किस राजा के शासनकाल में डाली गई है, उस राजा का नाम लिखा जाता था, उसका राज्य चिन्ह लिखा जाता था, उसका राज्य चिन्ह है वो भी दर्शाया जाता था, उसके धर्म आदि का अंकन दिखाई देता है। किस पर? सिक्कों पर। इससे राजाओं की वंश परंपरा का ज्ञान सरलता से मिलता है। दोस्तों, जैसे जैसे हमें सिक्के मिलते हैं तो राजाओं की वंश परंपरा भी सिक्कों पर लिखी हुई होती थी, तो जिससे हमें आज वंश परंपराओं के बारे में सरलता से जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, शासक के
शासन की अवधि, दोस्तों जो भी राजा होता था, जो भी शासक होता था, उस वो कितने देरी तक राजा बना रहता है, शासन करता है, उसकी अवधि यानी कि वो कितने समय तक रहा, इसकी अवधि का ज्ञान भी हमें सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। इसके बाद में राज्य का विस्तार, दोस्तों जहाँ जहाँ पर जितने क्षेत्र में राजा के सिक्के मिलते हैं तो उतने क्षेत्र में एक ही राजा का अधिकार होता था, यानी कि राज्य का विस्तार कितना है उसके बारे में भी हमें सिक्के बताते हैं। इसके बाद में तिथि आदि तथ्यों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों तिथि आदि तथ्यों यानी कि कौन सी तिथि है, कौन सा तथ्य है, इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। किसकी सहायता से? सिक्कों की सहायता से। अब दोस्तों बनता सेकंड पॉइंट की मुद्राओं से हमें और क्या जानकारी मिलती है। देखिए मुद्राओं के द्वारा मुद्राओं के ऊपर जो मुद्रा होती थी उसके ऊपर अंकित चिन्ह राजा की रुचि का ज्ञान कराते हैं। दोस्तों राजा की किस में रुचि ज्यादा है उसका चित्र मुद्राओं पर दर्शाया जाता था, इसलिए हमें राजाओं की रुचि का भी ज्ञान कराते हैं सिक्के। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था तो चंद्रगुप्त की जो मुद्रा थी उसके ऊपर वीणा बजाते हुए एक किसी व्यक्ति का चित्रण किया गया है, यानी कि चंद्रगुप्त की जो रुचि थी वो वीणा बजाने में थी, इसलिए उसने अपने सिक्कों पर भी वीणा बजाते हुए चित्रण किया। इसके बाद में दोस्तों आता है थर्ड पॉइंट, पुराने सिक्कों पर दो नाम का अंकन संघर्ष और विजय के सूचक है। अगर किसी सिक्कों पर दो नाम का अंकन है तो हमें यह मानना चाहिए कि संघर्ष और विजय का सूचक है। दो नामों में एक नाम विजेता का होता है तथा दूसरा नाम विजित का होता है। ठीक है, यह मुद्राएं राजा के विजय की सूचना देती है। अगर किसी मुद्रा पर दो नाम है तो वो राजा के विजय की सूचना हमें प्रदान करती है। इसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट बनता है कि मुद्राओं का जमीन में गाड़ना। दोस्तों मुद्राओं का जमीन में गाड़ना अशांति काल का सूचक होता है। दोस्तों जहाँ जहाँ हमें मुद्राएं हैं वो एक खड्डे में से मिली है, इसका अर्थ हुआ अशांति का सूचक माना जाता था। अर्थव्यवस्था का प्रतीक हो सकता है। दोस्तों अव्यवस्था का प्रतीक भी हो सकता है। अगर किसी राज्य में अव्यवस्था है तो वहाँ के लोग हैं वो धन दौलत को जमीन में गाड़ा करते थे, क्योंकि उसका संरक्षण करने के लिए। ये जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। इसके बाद में दोस्तों पांचवा पॉइंट बनता है, जितने स्थान पर कोई एक मुद्रा मिलती है प्राय उतनी सीमा तक ही राजा उतनी सीमा राजा की होती थी। जितने स्थान तक किसी एक ही प्रकार की मुद्रा मिलती है उतने स्थान पर राजा का अधिकार होता था, राजा का विस्तार होता था। इस प्रकार मुद्राएं राजा की जो राज्य होता था उसकी सीमाओं की परिचय देती है। इसके बाद में कनिष्क की जो मुद्रा है वो गोरखपुर, देवरिया, बलिया और पटना तक हमें प्राप्त होती है, यानी कि इसका इतने जगहों पर शासन है वो विस्तारित था। इसके बाद में छठवां पॉइंट बनता है कि मुद्राओं से जिस धातु का प्रयोग किया जाता है, मुद्राओं में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर उस समय की आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अगर कोई मुद्रा सोने चांदी की मिलती है तो वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए वहाँ पर सोने चांदी का प्रयोग किया, और जहाँ पर मिश्रित धातु या फिर अधातु का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वहाँ की आर्थिक कंडीशन है वो खराब थी। देखिए आगे लिखा हुआ है, सोने चांदी के सिक्के अच्छी आर्थिक दशा को दर्शाते हैं और मिलावटी और निम्न कोटि के धातु के सिक्के होते वो आर्थिक दशा अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके बाद में दोस्तों सातवां पॉइंट बनता है कि मुद्रा पर कलाकृति और लेख पाए जाते हैं। दोस्तों जो मुद्रा होती है उस पर कलाकृति होती है और लेख भी पाए जाते हैं। जो लेख होता है, अगर किसी मुद्रा पर लेख लिखा गया है तो वो समय साहित्य का ज्ञान कराते हैं, और अगर कलाकृति की गई है तो वो कलात्मक अभिरुचियों का ज्ञान कराते हैं। किस पर? सिक्कों पर। इसके बाद में मुद्राएं राजाओं के क्रम तथा वंश और उसके स्थान की सूचना देती है, यानी कि जो मुद्राएं होती है वो राजा का क्रम, कौन से राजा के बाद में कौन सा राजा बना, यानी कि राजाओं का क्रम, राजाओं का वंश कौन सा था उसके बारे में जानकारी देती है, और राजा की कितने स्थान पर उसका विस्तार है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में लिखा गया है कि जो चंद्रगुप्त की मुद्राओं से द्वितीय और तृतीय कुमार गुप्त की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों अच्छी जानकारी हमें वंश परंपरा के बारे में भी सिक्कों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए? इसके बाद में दोस्तों ख पॉइंट आता है कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से मुद्रा का महत्व। जब हम धार्मिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो धार्मिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से
जैसे कि हम मुद्राओं को देखते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि वो कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से परंपरा को मानते हैं, कौन सी देवी देवताओं को मानते हैं। तो इसके बारे में हमें धार्मिक इतिहास के अध्ययन पर हमें ध्यान आकर्षित करती है, तो वो मुद्रा ही करती है। तो ये पॉइंट बन गया। देखिए, प्राचीन भारत के धार्मिक संप्रदायों के इतिहास पर भी मुद्राओं से रोचक प्रकाश पड़ता है। दोस्तों, आप इस वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी पहचान सकूं आप सभी को कि वास्तव में आप सभी कहां से हो, या फिर आपके नाम वगैरह के बारे में मुझे जानकारी मिलती रहे कि वास्तव में कौन कौन विद्यार्थी इस वीडियोस के माध्यम से अपने अध्ययन को दोस्तों धार दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, धार्मिक इतिहास के अध्ययन से, ठीक है, और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है बाकी क्या है कि मुझे मोटिवेशन की बात है दोस्तों। ठीक है, वास्तव में बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यही बात बनती है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास, दोस्तों प्राचीन भारत के धार्मिक संप्रदायों के इतिहास पर भी, प्राचीन भारत का जो धार्मिक संप्रदायों का इतिहास है उस पर भी मुद्राओं से रोचक प्रकाश पड़ता है। ठीक है, मुद्राओं पर अंकित, जो मुद्रा होती थी उस पर अंकित राजाओं की कतिपय उपाधियां, राजा की कौन सी उपाधि है तो वो मुद्रा पर लिखी हुई होती थी, तो ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। और धार्मिक विचारों, दोस्तों धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति करती है। धार्मिक विश्वास, कौन से राजा का कौन से धर्म में अपना महत्व है तो उसके भी हमें अभिव्यक्ति होती है। और इसके बाद में विड कैडफिसेस, एक विद्वान है विड कैडफिसेस की मुद्रा है, उस पर अंकित महेश्वर उपाधि तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मुद्राओं पर अंकित महेश्वर, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था और विक्रमादित्य था, इसकी मुद्राओं पर अंकित महेश्वर उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मुद्राओं पर अंकित महेश्वर उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय और इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की मुद्राओं पर अंकित परम भागवत की उपाधि इन शासकों की धार्मिक विश्वासों को प्रकट करती है। दोस्तों, धार्मिक विश्वासों, अगर किसी शासक के सिक्कों पर किसी धर्म का, जैसे कि शिव का चित्र बनाया हुआ है, शिव और नंदी का चित्र बनाया हुआ है, तो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि वो शासक है वो धार्मिक विश्वास करता है। तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है सिक्कों से। ठीक है, मुद्राओं से विदेशी राजाओं के शासकों द्वारा भारतीय देवी देवताओं की उपासना में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए। दोस्तों, जो मुद्रा है तो उस मुद्रा, जैसे कि हमारे भारत देश की मुद्रा, हमारे किसी राज्य की मुद्रा, जैसे कि मारवाड़ जो रियासत है इसकी मुद्रा अगर किसी विदेश में जाएगी तो वहाँ पर भी हमारे देवी देवताओं की उपासना होगी, वहाँ पर भी हमारे देवी देवताओं के क्या हो गए रूप रंग, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पर भी उपासना के लायक हो सकेंगे। ठीक है, और आगे दोस्तों बात बताइए कि कनिष्क की मुद्राएं जिस पर यूनानी पारसी देवी देवताओं का अंकन मिलता है, जो कनिष्क की मुद्रा है उस पर भी यूनानी और पारसी देवी देवताओं का अंकन मिलता है, और इसकी धार्मिक उदारता सहिष्णुता का द्योतक पर हमें देती है। इसके बाद में दोस्तों है पर परवर्ती काल में भारत पर शासन करने वाले हुण। दोस्तों, परवर्ती काल में जो भारत पर शासन किसने किया था, परवर्ती काल में भारत पर शासन करने वाले हुण है तो वो शैव मत को स्वीकार किया था, हुणों ने शैव मत को स्वीकार किया। ये भी हमें जानकारी प्राप्त होती है मुद्राओं से, जिसकी जानकारी हमें मुद्राओं से प्राप्त होती है। हुणों के द्वारा भारत पर शासन करने वाले हुणों ने शैव मत को स्वीकार किया। ये कहाँ से हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है मुद्राओं के द्वारा हमें पता चलता है। दोस्तों, हुण नरेश मिहिर कुल की मुद्राओं पर शिव के वाहन नंदी का अंकन प्राप्त होता है। दोस्तों, एक है हुण के नरेश से मिहिर कुल, ठीक है, तो उसकी जो मुद्रा है, मिहिर कुल की जो मुद्रा है उस पर शिव और नंदी का अंकन प्राप्त होता है। कतिपय गणराज्यों में देवी देवता विशेष की उपासना प्रचलित थी, जिसकी सूचना हमें उसकी मुद्राओं से हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है कि आर्थिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से मुद्रा का महत्व। जिस प्रकार से मुद्रा हमें प्राप्त होती है तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि आर्थिक इतिहास किस प्रकार का था, उसके अध्ययन की दृष्टि से हमें मुद्रा ज्ञान प्राप्त करवाती है। तो ये भी एक मुद्रा का महत्व हो गया, आर्थिक इतिहास। ठीक है, मुद्राओं की उत्पत्ति। दोस्तों, मुद्राओं की जो उत्पत्ति है वो मूलतः आर्थिक समस्या के समाधान हेतु हुई है। आर्थिक समस्या यानी कि दोस्तों धन दौलत की समस्या, आर्थिक समस्या के कारण, धन दौलत की समस्या के कारण मुद्राओं की उत्पत्ति हुई, और अतः मुद्राओं से आर्थिक इतिहास पर प्रकाश पड़ना सर्वथा
स्वाभाविक है। मुद्राओं की जो धातु होती थी, जिस प्रकार की जो मुद्रा होती थी, जैसे कि सोने चांदी की मुद्रा है, तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ की आर्थिक कंडीशन अच्छी है, धनवान लोग हैं, इसलिए वहाँ का शासन कैसा है, धातु वाला है, धातु के सिक्के चलाता है। उसका आकार, सिक्कों का आकार कितना छोटा आकार है तो हम कह सकते हैं वहाँ के परिवार गरीब है, और सिक्कों का आकार अगर बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के परिवार हैं, वहाँ की जो प्रजा है, राज्य है, वो धनवान है। इसके बाद में दोस्तों सिक्कों का भार, तोल कितना है, अगर अधिक भार है तो हम कह सकते हैं कि वो धनवान शासक था, और नहीं है, बिल्कुल हल्की धातुएं हैं, धातुओं के द्वारा सिक्कों का निर्माण किया गया है, तो अभी हमें पता चलता है कि वहाँ की धन दौलत यानी कि अवस्था गरीब है। उन पर अंकित प्रतीक, किस प्रकार का प्रतीक अंकित है, उनके प्राप्ति स्थल कहाँ से हमें वो सिक्के प्राप्त होते हैं आदि न्यून से अधिक रूपों से आर्थिक इतिहास पर हमें क्या है प्रकाश डालते हैं। मुद्रा के लिए आवश्यक धातु कहाँ से प्राप्त होती थी, मुद्रा के लिए जो आवश्यक धातु होती वो कहाँ से प्राप्त होती, इस तथ्य का विवेचन भी आर्थिक इतिहास के अध्ययन से सिद्ध हो पाया है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं ख पॉइंट की ओर। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की अध्ययन की दृष्टि से मुद्रा का महत्व। दोस्तों जिस प्रकार से हम सिक्कों को देखते हैं तो उन सिक्कों पर हमें ये भी जानकारी मिलती है कि वहाँ की सामाजिक अवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक इतिहास कैसा था, जिस प्रकार से सामाजिक यानी कि अनेक सारे लोग जब समूह बनाकर एक ग्रुप में रहते हैं, एक सामाजिक वातावरण की दृष्टि से रहते हैं, ग्रुप बनाकर एक समाज में रहते हैं, तो वो होती है एक सामाजिक दृष्टि, ठीक है। और सांस्कृतिक इतिहास, एक परिवार में संस्कृति होती है तो उसका जो इतिहास होता है तो वो भी हमें मुद्राओं से प्राप्त होता है, मुद्राओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बात थी तो दोस्तों सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से मुद्रा का महत्व पॉइंट बन गया। देखिए मुद्रा से सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। मुद्रा पर अंकित उपाधियां इस बात का संकेत करती है, मुद्रा पर जिस प्रकार की उपाधि दर्ज की हुई होती है तो उससे हमें ये संकेत प्राप्त होता है कि कुछ क्षेत्रों में विवाह के उपरांत भी वधु का गोत्र परिवर्तन नहीं होता था। दोस्तों एक बात तो आप सभी जानते होंगे कि विवाह के बाद में जो वधु आती है तो उसका गोत्र परिवर्तन हो जाता है, जिस प्रकार से वो किसी अन्य राज्य में थी पहले तो वहाँ पर कोई गोत्र अलग होगा, फिर वो अपने वर के पीछे आ जाती है वधु तो उसका गोत्र परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि जो सिक्के जो मुद्राओं पर अंकित उपाधियां हैं तो उससे हमें ये प्राप्त ज्ञात होता है कि वहाँ विवाह के बाद भी वधु का गोत्र परिवर्तन नहीं होता था। आगे बात आती है दोस्तों मुद्राओं से समकालीन समाज में प्रचलित वस्त्र। दोस्तों मुद्राओं के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ का जो समाज था तो वो किस प्रकार के वस्त्र पहनता था, आभूषण पहनता था, किस प्रकार के मनोरंजन के उसके पास में साधन थे आदि के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। किससे, मुद्राओं के द्वारा, वस्त्रों के माध्यम से, आभूषण के माध्यम से, मनोरंजन के साधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि वो किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त मुद्राओं से तत्कालीन शासकों की अखेट प्रियता और संगीत प्रियता पर प्रकाश पड़ता है। दोस्तों गुप्त, जैसे कि हमें गुप्त मुद्राओं मिली, ठीक है, गुप्त सिक्के मिले, गुप्त काल के सिक्के मिले, तो उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त जो शासक थे वो आखेट प्रियता यानी कि शिकार करने में प्रियता दर्शाते थे, ठीक है। इसके बाद में संगीत प्रेम पर प्रकाश पड़ता है, जैसे कि हम कहें जो चंद्रगुप्त है प्रथम, तो वो वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा बजाता, यानी कि वो संगीत प्रेम है। तो सिक्कों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि सिक्कों पर वीणा बनाया हुआ है, वीणा का चित्र बनाया हुआ है, यानी कि चंद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी था। ये जानकारी मिलती है सिक्कों के माध्यम से। दोस्तों अगला पॉइंट बनता है कि कला साहित्य के अध्ययन के स्रोत के रूप में मुद्रा का महत्व। कला साहित्य का जो अध्ययन हम करते हैं, जैसे कि हमें कोई मुद्रा मिली तो वहाँ पर कौन सी कला का प्रयोग किया गया, कौन सा साहित्य का प्रयोग किया, इसके अध्ययन पर भी हमें जानकारी मिलती है। ये भी एक पॉइंट बन गया कि कला साहित्य के अध्ययन के स्रोत के रूप में मुद्रा का महत्व। प्राचीन भारतीय मुद्राएं कला एवं प्रतिमा लक्षण के अध्ययन की दिशा में भी सहायक सिद्ध हुई है। उल्लेखनीय यह है कि नंदी के साथ में शिव का स्पष्ट अंकन पहली बार विम केड़े विशेष की मुद्राओं पर मिलता है।
इस मुद्रा पर अंकित शिव प्रतिमा लक्षण प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी है। इस प्रकार कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर बुद्ध का अंकन बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुषाण शासक कनिष्क और हुविष्क की मुद्राओं पर देवी देवताओं का अंकन मिलता है, जिसका अध्ययन प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय कला, प्रतिमा शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ है। गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर प्राय पौराणिक धर्म से संबंधित देवी देवताओं का अंकन मिलता है। दोस्तों, गुप्त सम्राटों जो गुप्त सम्राट है उसकी मुद्रा पर देवी देवताओं का अंकन मिलता है। इसके बाद में इस मुद्राओं से भी प्रतिमा लक्षण प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों जैसे कि पद्मासीन लक्ष्मी है, सिंह वाहिनी दुर्गा है, मकर वाहिनी गंगा का अंकन गुप्त मुद्राओं पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में कलात्मक दृष्टि से नारत्री यवनों की मुद्राएं भी अत्यंत सुंदर है। कलात्मक दृष्टि से भी अच्छी अच्छी मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में गांधार कला के विस्तार, गांधार कला के विकास के प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है कि पश्चिमी भारत में शासन करने वाले शक सत्रपों की मुद्राएं भी कलात्मक है, किंतु गुप्त सम्राटों की मुद्राएं जिन पर आकृतियां की विविधता देखने को मिलती है, मुद्रा शासकीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। दोस्तों, हमने इतना कुछ पढ़ा तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है, ये निष्कर्ष निकलता है कि हम देखते हैं कि प्राचीन मुद्राएं जो विभिन्न कालों की है तथा विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक अंधकार युगों के प्रकाशन में तथा अनेक ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने में सिद्ध हुई है। अनेक अपने मौलिक रूप से प्राप्त होने से ये मुद्राएं अभिलेखों को छोड़कर अन्य साक्ष्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। दोस्तों, अपने मौलिक रूप में जैसा रूप है उसी रूप में प्राप्त हुई ये मुद्रा, इसलिए ये अन्य साक्ष्यों की बजाय ये जो साक्ष्य है, मुद्रा साक्ष्य है, वो विश्वसनीय माने गए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी प्रकार बेहतरीन और सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी के सामने क्वेश्चंस को समझाऊंगा। और इस वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा, छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने हिसाब से दोस्तों अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।